सुंदरपुर गांव में रामू नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। वो अपनी पत्नी शांति और इकलौती बेटी पिंकी के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पिंकी अब शादी के लायक हो चुकी थी और रामू उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित था। सुनिए, पिंकी के लिए शहर से जो रिश्ता आया है, वे लोग बहुत बड़े घराने के हैं। लड़के के माता पिता का शहर में बड़ा नाम है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, लेकिन वे कह रहे हैं कि शादी बड़े स्तर पर होनी चाहिए। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, हम इतनी बड़ी शादी कैसे करेंगे? शांति, तुम चिंता मत करो। पिंकी हमारी इकलौती संतान है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस गरीबी में काट दी, लेकिन मैं अपनी बेटी के सपनों को नहीं टूटने दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उसके लिए शहर के सबसे बड़े घर में रिश्ता तय करके रहूंगा। पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। पर आप पैसे लाएंगे कहां से? हमारी फसल भी इस बार अच्छी नहीं हुई है। कहीं आप कोई गलत कदम मत उठा लेना। गलत क्या और सही क्या शांति, एक बाप के लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं कल ही गांव के जमींदार के पास जाऊंगा। वह बहुत क्रूर है, पर इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन सुबह होते ही रामू सरपंच जी की हवेली के लिए निकल पड़ता है। क्यों रे रामू, तू अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मजदूरी करता है, फिर भी तेरे पास खाने के लाले पड़े रहते हैं। आज यहां किस लिए आया है और तुझे मेरे से क्या काम है? सेठ जी, मेरी बेटी पिंकी का ब्याह शहर के एक बहुत बड़े परिवार में तय हुआ है। लड़के वाले अमीर हैं, इसलिए मुझे शादी में थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। आप जो भी शर्त रखेंगे मुझे स्वीकार है। 2 लाख रुपए रामू, तेरी औकात 2000 की भी नहीं है। खैर, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तूने 1 साल के भीतर ब्याज समेत पैसे नहीं लौटाए तो तेरी वो छोटी सी जमीन का टुकड़ा और तेरी झोपड़ी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। बोल, स्वीकार है? रामू थोड़ा सोचता है और तुरंत ही जवाब देता है। हाँ सेठ जी, मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। मैं दिन रात आपके खेतों में खून पसीना बहाकर आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, बस मेरी बेटी की शादी हो जाए। रामू जमींदार जी से कर्ज के पैसे ले लेता है और बहुत ही सादगी से बिना भीड़ भाड़ के गांव के मंदिर में ही अपनी बेटी पिंकी की शादी करवा देता है। रामू जी, हमें आपकी स्थिति का पता था, फिर भी आपने हमारे सम्मान के लिए इतना सब कुछ किया, यह देखकर अच्छा लगा। अब पिंकी हमारे घर की बहू है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ रामू जी, बस हमारी बहू को हमारे तौर तरीके सीखने होंगे। शहर का माहौल इस गांव से बहुत अलग है। हमारी पिंकी अब एक अमीर घर की बहू बन चुकी है। बेटी, कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे तेरे इस गरीब पिता का सिर नीचे हो। अपने सास ससुर की सेवा करना और हमेशा खुश रहना। जी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। थोड़ी देर बातें करने के बाद पिंकी अपने ससुराल शहर चली जाती है और वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। गांव में पिंकी के माता पिता हर पल अपनी बेटी की याद करते रहते हैं। तो एक दिन शांति कहती है, सुनिए,
जी पिंकी की विदाई हुए इतने महीने बीत गए। जब से वह शहर गई है उसका कोई अता पता नहीं है। उसकी याद में मेरी आंखें तरस गई हैं। हम एक बार उससे मिलने क्यों नहीं चले जाते? अरे शांति, मैं भी पिछले कई दिनों से यही सोच रहा था। हमारी लाडली अब एक बड़े घर की बहू बन गई है। शायद वह अपने नए परिवार और जिम्मेदारियों में व्यस्त होगी, पर एक बाप का दिल भी तो नहीं मानता ना। ठीक है, मैं कल सुबह ही शहर जाकर अपनी बेटी को देख आता हूं। हाँ जी, ये बहुत अच्छा रहेगा। हमारे बगीचे के पेड़ पर बड़े मीठे अमरूद आए हैं। अपनी पिंकी के लिए वो अमरूद जरूर ले जाना, उसे बहुत पसंद है। रामू पिंकी के ससुराल जाने के लिए तैयारियां कर ही रहा था तो उधर गांव की चकाचौंध और ससुराल की अमीरी देखकर पिंकी के मन में घमंड आ चुका था। वो अपने गरीब माता पिता और गांव को धीरे धीरे भूलने लगी थी। पिंकी बहू, आज तुम्हारे पिताजी गांव से तुमसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने फोन किया था तो तुम उनके लिए खाना तैयार कर देना। ये सुनकर पिंकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिढ़ते हुए मन में सोचती है, अरे यार, ये पिताजी भी न बिना बताए चले आते हैं। इस आलीशान घर में जब वो फटे पुराने कपड़े पहनकर आएंगे तो कॉलोनी के लोग देखकर क्या सोचेंगे? मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। इधर पिंकी को अपने पिता के ऊपर गुस्सा आ रहा था तो उधर रामू बेटी से मिलने की उत्सुकता में बहुत ही ज़्यादा खुश था और बिना आराम किए घंटों का सफ़र तय करके आखिरकार शहर में पिंकी के बंगले के बाहर पहुंच जाता है। तुरंत ही वो अपनी बेटी को खुश होकर आवाज़ें लगाने लगता है। पिंकी बेटी, ओ पिंकी बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, देखो मैं आया हूं। पिता की आवाज़ सुनकर पिंकी गुस्से में घर से बाहर निकलती है। पिंकी बेटी कैसी है? तू देख, मैं तेरे लिए गांव के पेड़ के ताजे अमरूद लाया हूं। आपकी माँ ने भी बहुत सारा प्यार भेजा है। पिताजी, आप यह क्या हुलिया बनाकर आ गए हैं? आपको समझ नहीं आता कि यह शहर है मेरे ससुर जी के बड़े बड़े दोस्त यहाँ आते हैं। अगर किसी ने आपको इस हालत में देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और ये अमरूद हमारे घर में विदेशी फल आते हैं, इनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रामू को झटका लगता है। वो काफी हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर पिंकी ऐसा क्यों बोल रही है। रामू ये सब सुनकर बिल्कुल धीरे से भूलता है। बेटी, मैं तो बस तुझे देखने चला आया था। तेरी माँ को तेरी बहुत याद आ रही थी और इतने महीना में तुमने एक भी बार फोन नहीं किया था, इसलिए सोचा कि एक बार देख आए। ठीक है, देख लिया ना। अब आप अंदर मत आइए। अंदर मेरे सास ससुर आराम कर रहे हैं। आप चुपचाप वापस गांव चले जाइए और आगे से बिना बताए मत आना। पिंकी के ये कड़वे शब्द रामू के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगते हैं। जिस बेटी को उसने अपनी जान से ज़्यादा चाहा, आज उसी बेटी ने अपने घर की चौखट से धुतकार दिया, अंदर नहीं आने दिया। रामू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अंदर तक टूट जाता है। अपनी बेटी के हाथों अपमानित होकर रामू का दिल बुरी तरह से टूट गया था। वो भारी कदमों से वापस गांव चला जाता है।
घर पर शांति रामू को इतने जल्दी आते हुए और ऐसे उदास देखकर घबरा जाती है और जल्दी से बोलती है। अरे जी, क्या हुआ? आप तो पिंकी से मिलने गए थे ना? फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? और आपकी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? क्या हमारी बेटी ठीक तो है ना? आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? बोलिए, जल्दी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। शांति, हमारी पिंकी अब बहुत बड़े घर की मालकिन बन गई है। अब हम गरीब लोग उसकी शान के खिलाफ हैं। उसने मुझे घर के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया। उसने कहा कि मेरे फटे कपड़ों से उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या हमारी पिंकी ने ऐसा किया जिस बेटी के सुख के लिए आपने अपनी जमीन और झोपड़ी जमींदार के पास गिरवी रख दी? उसने अपने पिता का ऐसा अनादर किया। भगवान ऐसा दिन किसी माता पिता को न दिखाए। कोई बात नहीं शांति, तुम चिंता मत करो। औलाद जैसी भी हो माता, पिता का फर्ज तो निभाना ही पड़ता है। हम गरीब ही सही पर मेहनत करके अपना पेट पाल लेंगे और जमींदार का कर्ज भी चुका देंगे। तुम रोना बंद करो, भगवान सब ठीक करेगा। इस तरह दोनों पति पत्नी एक दूसरे को सहारा देते हैं और दुखी मन से फिर से गांव में अपने काम में जुट जाते हैं। अब ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन वक्त समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उधर शहर में आकाश के परिवार पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो सभी एक साथ बैठे थे, तभी आकाश दुखी मन से बोला। पिताजी, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। बैंक का कर्ज न चुकाने के कारण वे लोग हमारा यह घर भी सील करने वाले हैं। हमारे पास अब सड़क पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने अपने जिन रिश्तेदारों और अमीर दोस्तों की मुसीबत में करोड़ों रुपए से मदद की थी, आज मैंने उन सब से हाथ जोड़कर मदद मांगी, लेकिन सबने अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। अब हमारा क्या होगा? हमारी इतनी बड़ी इज्जत मिट्टी में मिल गई। हम कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? यह सब क्या हो गया? मेरे अमीर दोस्त भी अब मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। पिंकी के ससुराल में संकटों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो सभी बहुत चिंतित थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वहीं दूसरी ओर रामू की झोपड़ी में भी गांव के जमींदार अपना कर्ज लेने के लिए आते हैं। क्यों रे रामू, साल खत्म होने को आया, तूने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। चल खाली कर, यह झोपड़ी और यह जमीन अब मेरी हुई। सेठ जी, कृपया करके मुझे कुछ महीनों का और समय दे दीजिए। मैं आपको ब्याज सहित पैसे लौटा दूंगा। बस कुछ महीनों का समय दे दीजिए। रामू ये सब बोल ही रहा था, तभी अचानक से वहाँ पर आकाश और पिंकी निराश होकर आ जाते हैं। रामू उन दोनों को अचानक से गांव में अपने झोपड़ी में आते हुए देख बहुत ही अचंभित था। वो चौंकते हुए बोला। क्या हुआ पिंकी बेटी, तुम और दामाद जी अचानक से यहाँ कैसे आए? आखिर क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। हमारा घर बिक गया। हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं। मैं बहुत पापी हूँ पिताजी। मैंने आपका अपमान किया था, फिर भी भगवान ने मुझे यह सजा दी। पिंकी बेटी, तुम दुखी मत हो। एक पिता अपनी संतान को कभी मुसीबत में नहीं देख सकता। तूने जो किया मैं उसे भूल चुका हूँ। मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। बेटी चिंता मत करो। सेठ जी, आप मेरी यह जमीन और झोपड़ी रख लीजिए, लेकिन इसके बदले जो मेरे पैसे बनते हैं उसमें से कर्ज काटकर बाकी के सारे पैसे अभी मेरे दामाद को दे दीजिए, ताकि ये शहर में अपना नया काम शुरू कर सकें। ठीक है, मुझे तो अपनी जमीन से मतलब है। मैं कल सुबह आऊंगा, अपना सामान लेकर झोपड़ी खाली कर देना। अब मैं चलता हूं, ये ले बाकी के पैसे। पिताजी, आज आपने हमारे स्वाभिमान को बचा लिया। जिन अमीर लोगों पर हमें घमंड था उन्होंने साथ छोड़ दिया,
लेकिन आपने अपना सब कुछ बेचकर हमें बचा लिया। आप सच में महान हैं। पिताजी, मुझे एक बार फिर माफ कर दीजिए। असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि आपके जैसे बड़े दिल में होती है। अब आप और माताजी इस टूटी झोपड़ी में नहीं रहेंगे। आप दोनों हमारे साथ शहर चलेंगे और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। बेटी, माता पिता का दिल कभी बच्चों से दूर नहीं होता। तुम्हारी समझ में यह बात आ गई। मेरे लिए यही सबसे बड़ा धन है। और बेटा आकाश, तुम मुझे धन्यवाद मत दो। ये सब जो मैंने किया है वह तो मेरा कर्तव्य था। एक पिता हमेशा अपने बच्चों को खुश और मुस्कुराते हुए देखना चाहता है ना। तो तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो। बाकी भगवान पर भरोसा रखो, वो धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। इसके बाद पिंकी अपने माता पिता को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। उन पैसों से आकाश एक छोटा सा घर खरीद लेता है और बाकी के पैसों से मिठाई की दुकान शुरू कर देता है और वो सभी लोग खुशी खुशी जीवन यापन करने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दुनिया में माता पिता के प्यार, त्याग और आशीर्वाद से बढ़कर कोई भी धन नहीं होता। पैसों का क्या, आज है तो कल चला जाएगा, लेकिन संकट के समय केवल परिवार, माता पिता का ही दिल काम आता है। इसीलिए कभी भी बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए। राम राम।